धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वसीम रिजवी आज देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। उसे लेकर तरह तरह के टीवी डिबेट्स भोपू मीडिया और उसके जो पत्रकार हैं वो तमाम लोग कर ही रहे हैं। कोई उसे देश भक्त बताने की कोशिश कर रहा है, कोई उसे सच्चा पक्का मुसलमान बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है, खासकर शिया जो कम्युनिटी है, वो कह रहे हैं कि उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, हम उसको अपने कब्रिस्तान में दफनाने की इजाज़त भी नहीं देंगे। इसी बीच एक आर्टिकल लिखा गया है डॉक्टर राम पुनियानी जी के ज़रिए। वो आर्टिकल हमारे सामने गुजरा तो मुझे लगा कि अभी तक तो इस मामले पर शिया सुन्नी बोल रहे थे और डॉक्टर राम पुनियानी जी ने इस पर आर्टिकल लिखा है, तो उनसे इस मामले पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो प्रोपेगेंडा, जो एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं वसीम रिजवी, वो असल में ना तो उनको कुरान से दिक्कत है, ये दिखाता है, ना उनको इस्लाम से दिक्कत है, उसको दिखाता है। वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। और ये सब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अमेरिका में हमला हुआ था उसके बाद से इस्लामी आतंकवाद नाम का जो शब्द उभारा गया, वो तरह तरीके से मुसलमानों को और इस्लाम को जो निशाना बनाया जा रहा है, उसी के तहत ये सब वो कर रहे हैं। क्यों उन्हें आर्टिकल लिखने की ज़रूरत पेश आई इन हालात में, उन्हीं से जानने की कोशिश कर लेते हैं। वो हमारे साथ जूम पे जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। वसीम रिजवी पर आपको लिखने की क्या जरूरत पेश आई? देखिए, मैं पिछले कुछ सालों से जो कोशिश कर रहा हूँ उसमें मैं देख रहा हूँ कि भारत में जो डेमोक्रेसी को वीक किया जा रहा है वो मुसलमानों को खास तौर से और क्रिश्चियंस को टारगेट करके किया जा रहा है जी। और समाज में जो दंगे फैलाए जाते हैं वो भी नफरत के आधार पर फैलाए जाते हैं। इसीलिए खास तौर से 9/11/2001 के बाद जी। जब अमेरिकन मीडिया ने इस्लामिक टेररिज्म शब्द ये बनाया, तो उसके बाद से मैंने थोड़ा इसका अध्ययन करना शुरू किया। जी। उसके पहले भी मैं स्टडी कर रहा था कि भारत में कैसे मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा प्रचार किया जा रहा है मध्ययुगीन इतिहास के आधार पे, उनकी जनसंख्या के आधार पे, उनके तौर तरीकों के आधार पे यहाँ एक प्रोपेगेंडा था। उसमें से ये ऊपर ऐड हो गया, यानी करेला और ऊपर से नीम चढ़ गई। तो तब से मैं इस पे स्टडी कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि समाज में अगर मोहब्बत पैदा करना है तो समाज के जो भी तबके हैं सबके खिलाफ अगर कोई प्रोपेगेंडा है तो उसको निरस्त करना चाहिए, उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए और एक सही इमेज हर एक कम्युनिटी की हमने समाज में रखने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि जब गलत इमेज से क्या होता है, नफरत फैलती है और नफरत फैलने के कारण कुछ लोग दंगे करवा सकते हैं। मेरी ये तकलीफ है कि मुझे एक ऐसा समाज चाहिए जहाँ लोग प्रेम मोहब्बत से रहें, दंगे ना हो, कोई बेकसूर मारा ना जाए और हमारे समाज के जो मुख्य मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान से जुड़े हुए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट से जुड़े, वो विकसित हों। तो ऐसा जब माहौल खड़ा किया जाता है किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके, तो ये सब चीजें उलट जाती हैं। तो इसलिए मुझे जरूरत पड़ती है कि ऐसे मुद्दों पे भी मैं लिखूं। ये कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, तो इंडिया का मुद्दा भी है, दुनिया का भी मुद्दा है। और दुनिया में भी अगर कोई किसी धर्म को ऐसे बदनाम करेगा तो मुझे लगेगा कि मैं उसके सब सच्चाई समझने की कोशिश करूं। चलिए, आपके जज्बात की हम सराहना करते हैं, आपके जो है हौसले की तारीफ करते हैं कि इन हालात में भी आप लिखने का हौसला रखते हैं। लेकिन ये मामला तो मुसलमानों का अपना है, इसमें आपको क्या दखलंदाजी करने की जरूरत है? देखिए, ये मुसलमानों का केवल अपना मामला नहीं है। इसमें जब मैंने जाके गहराई में देखा तो ये सज्जन वो हैं जिन पे वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बेचने का इल्ज़ाम है, उसके लिए वो इन्वेस्टिगेट किए जा रहे थे। और इनके इस कहने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी वो कंगना रनौत टाइप लोगों को हुई, जो वैसे भी मुसलमानों के खिलाफ अपने बयानबाजी करते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये केवल मुसलमानों का मुद्दा है। एक मिश्रित समाज में, एक मिश्रित मिक्स सोसाइटी में ये मुद्दे पूरे समाज के बन जाते हैं। समाज के बन जाते हैं कि अगर वसीम रिजवी ने अगर कहा कि मदरसों में अगर मदरसों को बंद करो, मदरसे चालू रहे तो यार देश में टेररिज्म आ जाएगा। तो ये तो बहुत खराब बात उन्होंने कही। फिर जो कही कि ये मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, ऐसी बढ़ती रही तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको भी ये भी एक मैं जैसे आपको मेरा मुख्य मुद्दा क्या है कि जब भी गलत आधार पे नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है तो मुझे तकलीफ होती है। और ये मैं इसको पूरे देश का मुद्दा देखता हूँ, केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं देखता कि ये मुसलमानों का घरेलू मुद्दा है, ऐसा मुझे नहीं लगता। बहुत अच्छी बात
बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जब मुझे ऐसा लगता है तो मुझे लगता नहीं है कि सिर्फ ये मुसलमानों का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है। लेकिन दो चीज़ों पे आपने रोशनी डालने की कोशिश की। मैं चाहूँगा आप अपने अध्ययन से कुछ और चीज़ें की वजाहत अच्छे से करें। एक आपने उठाया मुद्दा मदरसों का, दूसरा आपने उठाया कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें या तथ्यों के हिसाब से बात करें तो मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं और मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, आने वाले टाइम में देश पे कब्जा कर लेंगे। इस बारे में आपका अध्ययन क्या कहता है? ये पहली बात तो मदरसों की बात कहूँ तो मदरसों में निश्चित रूप से जो बहुत गरीब गुरबा बच्चे हैं, भारतीय मुसलमान समाज के 2-3% जो बहुत गरीब मुसलमान हैं, जो अपने बच्चों को आधुनिक स्कूल्स में नहीं भेजते, उनको वहाँ भेजते हैं। और मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है, ज़्यादातर उसकी शिक्षा कुरान के चारों तरफ होती है, बाकी इसके बारे में नहीं होती। मदरसों के आधुनिकीकरण की बात है, उसमें विज्ञान, मैथमेटिक्स लाया जाए, अच्छा हो जाएगा, उसमें मुझे कोई सवाल नहीं है। पर ये जो मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ये कहाँ से बात निकली कि ये जो अमेरिका ने जो चाल चली थी अल-कायदा को खड़ा करने के लिए, उसमें पाकिस्तान के 3-4 मदरसों का इस्तेमाल किया। वो 3-4 मदरसों में उन्होंने इस्लाम को डिस्टॉर्ट करके उसको एक गलत तरीके से पेश किया। जिहाद का मतलब बदल दिया, काफिर का मतलब बदल दिया। और फिर यही अमेरिका, मैंने उस डॉक्यूमेंट में, मैंने आर्टिकल में बताया है कि महमूद ममदानी की जो बुक है, गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम, परमानेंट ब्लैक ने छापी है, उसमें वो सीआईए के डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हैं कि अमेरिका ने इसको कितना खर्चा किया और कौन कौन से मदरसों को उन्होंने चुना। वो मदरसों को चुना, वो केवल 2-3 थे। 2-3 मदरसों के आधार पे सभी मदरसों को कहना कि यहाँ आतंकवाद की ट्रेनिंग देती है, इससे तो कोई गलत बात हो ही नहीं सकती। मैं तो उल्टा समझता हूँ कि मदरसे जो हैं, जो बहुत गरीब गुरबा बच्चे हैं, उनको थोड़ा सहारा देते हैं। और हमारे समाज की ज़रूरत है कि हम मदरसों को मॉडर्नाइज़ करें ताकि ये बच्चों को दूसरी जगह पे नौकरी मिल सके। ये बच्चों का भी वर्ल्ड व्यू, सोचने का तरीका पूरा ये हो जाए। तो इसमें तो पूरी कोई सच्चाई है ही नहीं कि भारत के मदरसों में आतंकवाद ट्रेनिंग दी जाती है। और मैं आपको यहाँ कृष्णा रेड्डी का एक हवाला देना चाहता हूँ। आप जानते होंगे कि हमारे मिनिस्टर ऑफ होम है सेंट्रल मिनिस्ट्री में। कृष्णा रेड्डी ने कुछ महीने पहले बयान दिया था कि भारत में जो आतंकवाद की जड़ है वो भारत में नहीं है, यानी इसकी जड़ें बाहर से आई हैं। बिल्कुल और मेरी वही थीसिस है कि अलकायदा को जो खड़ा किया गया खास तौर से अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के मदरसों को इस्तेमाल करके, वो अलकायदा, अब देखिए मैं मेडिकल का भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं कैंसर की स्टेजेस देखता हूँ, कैंसर की स्टेजेस, स्टेज 1 में तो एक जगह रहता है, आज ये कैंसर स्टेज 4 में पहुंच गया है। डेवलप हुआ होगा पाकिस्तान में, उसने एक्शन किया अफगानिस्तान में, और अभी दुनिया में अलग अलग जगह पे पहुंच रहा है। तो इसलिए उसके आधार पे भारतीय गरीब मदरसों को टारगेट करना, ये वसीम रिजवी साहब की बहुत खराब बात है, ये उन्होंने नहीं करना चाहिए। वो मदरसों के सुधार के लिए बात करें, मदरसों के सही फंडिंग के लिए बात करें। और जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं मुसलमान, जिससे आने वाले टाइम में वो भारत पर एक बार फिर से कब्जा कर लेंगे, उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इस मामले में आपका अध्ययन क्या कहता है? ये मेरा अध्ययन ये कहता है, पहले तो ये देखिए, आज़ादी के समय भारत में 12.6% मुसलमान थे। 2011 की पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से ये हो गए 14.2। ठीक है, तो ये इसमें वृद्धि कितनी हुई? 1.6 की, 1.6 की। आजादी के समय भारत में आदिवासी थे 7.5, 2011 में हो गए 8.5। तो आप देखिए, आदिवासी 1% बढ़े, मुस्लिम 1.5% बढ़े 12% पे। तो सवाल ये है कि ये जो आबादी बढ़ी, ये धर्म के कारण नहीं बढ़ी, रिलीजन के कारण नहीं बढ़ी। इसके पीछे है कि गरीबों में, अशिक्षित समाज में बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। ये बात यूनाइटेड नेशन भी रिकॉग्नाइज करता है। यूनाइटेड नेशन भी कहता है कि अगर आपको पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना है तो गरीबी दूर कीजिए, अशिक्षा दूर कीजिए। एक दूसरा मैंने और देखा है कि जितने भी हालात में मुसलमान रहते हैं, उसके बावजूद जो मुसलमानों में रेट ऑफ ग्रोथ यानी पॉपुलेशन की जो बढ़ोतरी की दर है, वो गिरती जा रही है। ये बहुत कम लोग इसका ख्याल करते हैं। तो ये आंकड़ा देखिएगा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिकेडल रेट ऑफ ग्रोथ, यानी 10 साल में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी। तो देखिए 1991 से 2001 तक ये थी 32.9, 2001 से 2011 के बीच में आ गई 29.5, और आगे का प्रोजेक्शन है 24.6। ये जो डिकेडल रेट ऑफ ग्रोथ है, उसमें गिरावट हो रही है।
यानी जो भी मुसलमान पढ़ते लिखते हैं वो अपने परिवार पे नियंत्रण करते हैं, जो भी मुसलमान औरतें शिक्षित हो जाती हैं वो बड़े परिवार नहीं चाहती। ये बात एक स्टैटिस्टिक्स है। और ये भी स्टैटिस्टिक्स है जो डेमोग्राफर्स हैं। डेमोग्राफर्स ने स्टडी करके ये कहा है कि मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है 2070 तक स्टेबलाइज हो जाएगी 18% पे। बहुत सही जानकारी आप आंकड़ों के हवाले से दे रहे हैं कि 2070 तक मुसलमानों की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 18% हो जाएगी। लेकिन इस दावे का क्या करें आरएसएस के, जो कहता है कि 2050 तक मुसलमान भारत में अपनी पॉपुलेशन के आधार पर फिर से कब्जा कर लेंगे और फिर इसे एक पाकिस्तान मुल्क बना देंगे। लेकिन मैं इसको छोड़ देना चाहता हूँ, मैं अगले सवाल पर आना चाहता हूँ। आखिर आप यानी कि डॉक्टर राम पूनियानी, रवीश कुमार या ऐसे और तमाम लोग, जितनी बड़ी शख्सियत हैं, ये कब तक मुसलमान इनके कंधे पे रख के बंदूक चलाते रहेंगे और ये कब तक मुसलमानों के खिलाफ चल रहे प्रोपेगेंडे और एजेंडे को जो है एक्सपोज करते रहेंगे? आपको नहीं लगता मुसलमान जो है खुद कुछ नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए, मुसलमानों के अंदर भी बहुत बड़े आलिम हैं, स्कॉलर्स हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो इन विषयों पे स्टडी कर रहे हैं और मैं भी उनसे सीखता रहता हूँ। उनके कई चीज़ों के अध्ययन के कारण देखिए भारत में मुशीरुल हसन थे, जोया हसन हैं और दिल्ली में तो बहुत ऐसे मुस्लिम स्कॉलर, अपने हामिद अंसारी साहब हैं। इन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है जो हमारी स्टडीज का भाग होता है। तो जहाँ तक स्कॉलरशिप का सवाल है, अध्ययन का सवाल है, मुस्लिम स्कॉलर्स में बहुत हैं। मैं चाहूंगा कि आप जैसा चैनल उनको पहचाने, उनके काम को देखें कि मुसलमानों के अंदर भी कितने स्कॉलर्स हैं जो इस पे बहुत बेहतरीन तरीके से लिखते हैं। अभी मेरे हाथ में एक किताब आई थी, मैं लिख नहीं सकती तो आपको बताता हूँ कि एक मुसलमान महिला की है जी, ये मिल गई मुझे जी, बॉर्न ए मुस्लिम बाई गजाला वहाब जी। मैं चाहूंगा कि आप कभी उनको कांटेक्ट करके उनका इंटरव्यू लीजिए। कितने सुंदर तरीके से उन्होंने भारत के मुसलमानों की समस्या को रखा है। तो खैर, रवीश कुमार तो बहुत बड़ी शख्सियत है और ऐसे मुसलमानों के अंदर भी मेरी समझ है कि बहुत स्कॉलर्स हैं। हम किनको देखते हैं जो सामने आते हैं ना, जो खुद को प्रोमिनेंस में रखना चाहते हैं, वो मौलाना होगा या पॉलिटिकल लीडरशिप उसको चाहिए, वही ज्यादा दिखते हैं। और जो हमारे मुसलमान स्कॉलर दोस्त हैं उनको हम लोग कम देखते हैं। ठीक है, बात में आपकी दम है कि हम लोग मौलाना जो डिबेट में पहुंच जाते हैं उनको पहचान लेते हैं, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनको पहचान लेते हैं। लेकिन मैं अपने उसी सवाल पर रहना चाहता हूं, फिलहाल इन मौलानाओं को और पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देना चाहता हूं। जितने प्रोपेगेंडे मुसलमानों के खिलाफ होते हैं, जो एजेंडे चलाए जाते हैं, क्या आपको लगता है मुसलमान उनको रोकने में सक्षम है या मुसलमान सरेंडर कर चुका है कि अब तो उसे लेके कुछ भी कहते रहिए कि घर में घुसते ही तलाक दे देता है, रोटी जब पकाता है तो उस पर थूक देता है, या ये जो तबलीगी जमात जो है वो कोरोना फैला देता है? क्या कभी रोक पाएंगे मुसलमान, आपको लगता है, या रोकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये बात आपकी सही है कि जितनी कोशिश होना चाहिए उतनी नहीं हो रही। ये प्रोपोगेंडा की एक सुनामी आ रही है और उसको रोकने के लिए जो ताकत चाहिए उतना जोर न मुसलमान लगा रहे हैं, ना बाकी सेकुलरिज्म में विश्वास रखने वाले लोग रख रहे हैं। क्योंकि ज्यादा हमारी ताकत फौरी जो समस्या है, चुनाव आ गए, फिर ये आ गए, उसमें लग जाते हैं। और ये जो फंडामेंटल काम है, बेसिक काम है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा पा रहा। तो आपकी बात से मेरी भी वही चिंता है कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमने इतनी थोड़ा बहुत लेखन का काम भी किया है, पर लोग तक पहुंचने की, जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पा रहे। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी को एक अपनी कमर कसना चाहिए कि हम बाकी चीजों पे तो काम करेंगे, पर ये जो हमारा गलत प्रोपेगेंडा होता है इसके लिए भी हमको एक मैकेनिज्म खड़ा करने की जरूरत है। जैसे अकरम भाई अपने चैनल से कुछ कर रहे हैं, ऐसे मैं चाहता हूँ हजारों चैनल हो, सैकड़ों सोशल मीडिया हो, जो ईमानदारी से सही बातों को समाज के ज्यादातर लोगों तक ले जाएंगे। ये बात आपकी बहुत वैलिड है और ये मुस्लिम समाज ने आज इसको सोचना चाहिए कि हम इसको और कैसे करें जिससे हम सच्चाई को ईमानदारी से बता सकें। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपका अध्ययन नेशनली नहीं इंटरनेशनली स्तर पर बहुत मजबूत है। अभी हाल फिलहाल में एक बयान जयपुर के अंदर दिया है जो देश के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने कहा कि हमें अल्पसंख्यकों के मुद्दे बहुत संयमता से उठाने चाहिए, इससे पोलराइजेशन करने में भाजपा को ज़्यादा कामयाबी मिल रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सलमान खुर्शीद काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पर एक है उनके नाम में मुसलमान भी लिखा है तो थोड़ा केयरफुल वो रहना चाहते हैं। ये बात भी है कि मुसलमानों की तरफ से भी ऐसा प्रोवोकेशन, कोई उत्तेजना देने वाली बात ना आए,
क्योंकि वास्तव में जो भी मुद्दे होते हैं, अगर मुस्लिम इसमें से भी उत्तेजना आई तो उसका फायदा तो हिंदू सांप्रदायिक ताकतें बहुत उठाएंगी। तो सलमान साहब ने सही कहा है कि हमको पोलराइज नहीं करना चाहिए, एक संयम से अपनी बातों को ईमानदारी से समाज में रखने की ज्यादा जरूरत है। तो उनकी बात पर सवाल क्या है? सलमान साहब ने कहा, कितने लोग इस बात को कर रहे हैं, ये बात बड़ी जरूरी है। और जैसे मैंने गजाला वहाब की किताब का आपको ये बताया, और ये गजाला वहाब की किताब लोगों तक पहुंचेगी कैसे? बिल्कुल वो एक बड़ा लेयर चाहिए। हमको हजारों वॉलंटियर चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए जो इस बातों को समझे और लोगों तक ले जाए, हिंदुओं तक ले जाए, मुसलमानों तक ले जाए, ईसाइयों तक ले जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। बहुत सारे सवाल होते हैं, एक के बाद एक उठते चले जाते हैं, छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि वक्त का तकाजा होता है। हम चाहते हैं 10 से 15 मिनट में तमाम चीज़ें समेट के आपके सामने रखें, लेकिन लगता नहीं है। मुझे भी 14 साल हो गए इस पत्रकारिता को करते हुए कि मुसलमानों में जिस तरीके की संवेदनहीनता दिखाई देती है अपने मुद्दों को लेके, कहीं खड़ा हुआ वो दिखाई नहीं देते। वो आज बड़ी बड़ी शादियां कर रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन सोच के मायने में उन्हें पता ही नहीं है ना अपने इतिहास का ना अपने वर्तमान का, और आज में जीने की वो कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपसे किसी ऐसे ही सुलगते हुए या उलझते मुद्दों पर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सर।